हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के पाठ 2 ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखित एक यात्रा वृतांत है, इसके बारे में पढ़ा। इसके सारांश को हम लोगों ने समझा कि लेखक ने इसमें क्या बताने का प्रयास किया है। तो आज हम लोग इसके कुछ अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन के बारे में एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको कि राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 में पंदहा गांव में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई थी और सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग यात्रा वृतांत के बारे में समझते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी ने ये जो ल्हासा की ओर यात्रा वृतांत है, इसमें क्या बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ल्हासा क्या होता है। ल्हासा एक जगह का नाम है। ये तिब्बत की राजधानी है और वहाँ जाने के लिए लेखक निकले हैं। लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये किस विधा में लिखा गया है। जब हम पद्य खंड शुरू कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि हर चीज़ की अपनी एक विधा होती है। हर गद्य की भी एक विधा होती है, लिखने का जो तरीका होता है। ठीक है, तो ये क्या है? यात्रा वृतांत है, यानी कि जो हमने यात्रा की है उसका वर्णन है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लेखक कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे मुश्किलों का सामना करते हुए ल्हासा की ओर पहुँच भी पाते हैं या नहीं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये जो यात्रा वृतांत है, इसमें लेखक ल्हासा की ओर जाते हैं और इसमें उनकी पूरी तिब्बत यात्रा का वर्णन नहीं किया गया है। इसमें इस यात्रा वृतांत में ल्हासा की ओर जो यात्रा वृतांत है, इसके थोड़े से ही अंश का प्रयोग किया गया है। थोड़े से ही अंश के बारे में राहुल जी ने बताया है। उनकी प्रथम तिब्बत यात्रा ये थी और सन 1930 में नेपाल के रास्ते से वो लोग किए थे। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है कि तिब्बत में औरतों में पर्दा प्रथा भी नहीं थी। सबके सामने वो जाती थी और वो अपने घर में भिखमंगे को नहीं आने देती थी ताकि घर का सामान चोरी न कर लें। अपरिचित व्यक्ति अगर हैं तो उनको घर के अंदर आने देती थी और चाय भी बनाकर देती थी, क्योंकि तिब्बत में बहुत ठंड पड़ती थी और ल्हासा की ओर जाने में कई जगह ऐसी पड़ती थी जिनका नाम बहुत कठिन है, उन जगहों का नाम।
तो इन नामों को याद करना पड़ेगा। इस प्रकार से इन्होंने हमें समझाया कि चाहे जैसी परिस्थितियां हों, हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जब ये ल्हासा की ओर जा रहे थे तो इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था। तो ये सब आपको पिछले वीडियो में इस यात्रा वृतांत के सारांश को बताया जा चुका है। आप लोग उस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। और अब हम ल्हासा की ओर जो यात्रा वृतांत है इसके अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के कारण लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? कारण बताना है। क्योंकि जब थोंगला के पहले के आखिरी गांव में भिखमंगे के वेश में जब लेखक गए थे तो उनके साथ सुमति भी तो थे, और जब वह 5 साल के बाद जाते हैं तो वह भद्र वेश में, अच्छे वेश में सज्जन पुरुष बन के जाते हैं। तो इसलिए उन्हें रहने के लिए उचित स्थान भी नहीं मिलता। और जो सुमति होते हैं वो भिक्षुक होते हैं, उनकी वजह से लेखक को भी रहने के लिए उचित स्थान मिल जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग क्या लिखेंगे? इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। अगली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहां जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। तो वहाँ के लोग शाम को ही मदिरा पान करके होश खो देते थे, और सुमति भी साथ नहीं थे, इसलिए इस बार उनको रहने के लिए अच्छे स्थान नहीं मिल पाए थे। इसे आप लिखेंगे। और प्रश्न 2 है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तिब्बत के मार्ग में जाने पर रास्ता इतना सुनसान होता था कि वहाँ पर डाकुओं का निवास होता था, और जो भी यात्री जाते उन्हें डाकू हथियारों से मारते, उसके बाद उनके पास जो भी धन होता उसको वो लूट लेते। तो वहाँ पर अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों को लेकर चलना पड़ता था। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ न पुलिस का प्रबंध था न खुफिया विभाग का। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूट मार का भय बना रहता था। क्योंकि अगर अगल बगल गांव होते तो वहाँ पर अगर किसी की हत्या कर दी जाए तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन होती न्याय दिलाने के लिए, लेकिन वह रास्ता इतना सुनसान था पहाड़ों के पास कि वहाँ पर कोई किसी की हत्या कर दे, कोई पूछने वाला भी नहीं था। और प्रश्न नंबर 3 में है, लेखक लंगकोर के मार्ग से अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे। तो इसमें आप लिखेंगे, लंगकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थक कर धीमा चलने लगा था, इसलिए वे अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गए थे। लंगकोर ये एक जगह का नाम है, यहीं से उन लोगों ने 2 घोड़े का प्रबंध किया था। प्रश्न 4 देखिए, लेखक ने सेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया।
तो इसमें आप लिखेंगे, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार लेखक एक मंदिर में रखी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां पढ़ रहे थे। वो हस्तलिखित पोथियां जो थीं 103 पोथियां थीं, उसको वो पढ़ रहे थे। वे इसे पढ़ने में एकदम मग्न थे, इसलिए उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोकने का प्रयास नहीं किया। तो इतना ही आपको लिखना है। और प्रश्न नंबर 5 में है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो इसमें आप लिखेंगे, लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखा हुआ। तो पॉइंट डालकर आप लिखेंगे कि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी थी। और दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, चोरी के डर से भिखमंगों को वहाँ के लोग घर में आने नहीं देते थे, इसी कारण ठहरने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। और तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे, डाँड़ा, ठोंगला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा था। चौथे पॉइंट में लिखिएगा, लंगकोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से बिछड़ गए। इतनी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा था। तिब्बत की यात्रा के लिए जब वो निकले थे, आपको पता है कि चीन में तिब्बत का पठार है, वहाँ पर मानसरोवर झील है, और उसी मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, और सिंधु नदी के नाम पर ही हिंदी पड़ा है। हिंदी का अर्थ होता है दुष्ट लोगों की संहार करने वाली भाषा, और हिंदी में ई प्रत्यय है, ठीक है। हिंद धन ई मिलाकर बना है हिंदी। और हिंदी जो है अरबी भाषा का शब्द है, और हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। इतना आप सबको भूलना नहीं है। तो लेखक को कौन कौन सी समस्याएं हुई, उनके बारे में इसमें आप लिखेंगे। तिब्बत बहुत ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर जब लेखक जा रहे थे तो ऊंचाई पर चढ़ते समय सामने से तो उनके आगे धूप पड़ रही थी, जिससे उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन पीठ पर बहुत सारा सामान लिए हुए थे और पीछे से बर्फीली हवाएं चल रही थीं, तो इस कारण पीठ पर उनको बहुत ठंड लग रही थी। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए लेखक को जहाँ जाना था वहाँ वो पहुँचते हैं। और भारतीयों को तिब्बत यात्रा के लिए अनुमति नहीं थी। तो जो लेखक थे राहुल सांकृत्यायन जी, वो एक भिखारी का रूप धारण करके उस यात्रा पर निकलते थे, और चोरी के डर से वहाँ तिब्बत की जो औरतें थीं, वहाँ पर पर्दा प्रथा नहीं थी, किसी के भी सामने आ जा सकती थीं। जो पुरुष होते थे वह दिन भर अपना काम करते और शाम को 6 बजे से मदिरा पान करके सो जाते, और जो औरतें रहती हैं वो घर का काम करती थीं, और अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए तो उनको चाय भी बना कर देती थीं। क्योंकि तिब्बत में बहुत ठंड होती है, तो केवल भिखारियों को वो औरतें अपने घर में नहीं आने देती थीं, क्योंकि ये कोई सामान चुरा न ले। लेकिन अगर कोई अपरिचित व्यक्ति उनके घर चला जाए तो वो उनको अपने घर के अंदर आने देती थी, और अगर वो कह दे कि 1 कप चाय बना कर दे दीजिए तो उनको चाय भी मिल जाती थी। और डाँड़ा किसको बोलते हैं? ठोंडला एक जगह का नाम है। डाँड़ा का अर्थ होता है ऊंची ज़मीन। ऊंची ज़मीन पर मतलब कई हजार मील, 17-18 हजार मील ऊंचाई पर उनको चढ़ना पड़ता था, तो उसी को डाँड़ा बोलते थे, ऊंची ज़मीन। और ठोंगला तो एक जगह का नाम है, मतलब ये जगह बहुत ही खतरनाक होती थी। और लंगकोर भी जगह का नाम है। तो इस यात्रा वृतांत में बहुत जितनी भी जगह है उनके नाम बहुत कठिन है, उनको आपको याद करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 6 देखिए,
प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो लेखक उस समय ल्हासा की ओर गए थे। ल्हासा की ओर उनकी एक यात्रा वृतांत है। तो उस आधार पर लेखक बताते हैं कि उस समय तिब्बती समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थीं। औरतें पर्दा नहीं करती थीं। कोई अपरिचित व्यक्ति किसी के भी घर में आ जा सकता था और जो भिखारी होते थे उनको लोग अपने घर में नहीं घुसने देती थीं, क्योंकि चोरी का डर बना रहता था। और इस तरह से आप लोग लिखिएगा। और प्रश्न नंबर 7 है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है। पहला है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। दूसरा है, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। तीसरा है, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थीं। चौथा है, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो आप लोगों ने कहानी पढ़ी, तो इसके आधार पर आप बताएंगे कि इसमें जो क वाला पहला उत्तर दिया है यही सही है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। तो लेखक जब पुस्तकें पढ़ने में रम गया तो पहली बार उसने भिक्षा मांगने के लिए जब लेखक से कहा कि आप हमारे साथ चलिए और थोड़ा हम लोग यहाँ तक आ गए हैं तो अपना कुछ काम भी कर लेते हैं, थोड़ा भिक्षा भी मिल जाएगा। तो लेखक ने मना कर दिया, कहा कि आपको पैसे ही चाहिए तो मैं घर वापस जाकर आपके लिए पैसे भेज दूँगा। अगर आप भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो इसलिए दोनों चल पड़ते हैं और जहाँ उनको जाना होता है, जब उस स्थान पर वो चले जाते हैं तो वहाँ लेखक मंदिर में रखी 103 पोथियाँ पढ़ने में एकदम ध्यान लगा देते हैं। और तब जब सुमति बोलता है कि अब यहाँ भी हमारे कुछ जान पहचान के लोग हैं और अगर चलना है तो चलिए, भिक्षा मांगने के लिए उनसे हम लोग मिल भी लेंगे। तो लेखक कहते हैं कि आप जाइए। लेखक सोचते हैं कि अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो इनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो लेखक सुमति को जाने देते हैं और अपने क्या करते हैं, उस किताब को पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद जब सुमति वापस आते हैं तो दोनों वहाँ के आसपास के लोगों से मिलकर 2-3 दिन में वापस आ जाते हैं। तो ये जो नोट्स आपको भेजा जा रहा है इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो अंत में यहाँ पर हमने आपको पाठ को अच्छे से समझाया, इसके अभ्यास प्रश्न को बताया। इन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी यात्रा का वर्णन नहीं किया है। वो ल्हासा की ओर जा तो रहे हैं लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपको ये चीज़ें समझाई कि कैसे कैसे मुश्किल परिस्थितियों में वो लोग रास्ता तय करते थे। तो यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको समझने के लिए, उनको आप लोग याद करते चलिएगा कि कौन कौन सी जगह थी। इन जगहों के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। और जब हम कोई यात्रा करते हैं और वही आँखों देखा जब लिपिबद्ध कर देते हैं, उसको लिख देते हैं, तो वही यात्रा वृतांत कहलाती है। आप लोगों ने कहीं यात्रा की होगी, उसके बारे में आप लोग अपनी कॉपी पर लिख भी सकते हैं। तो जब हम यात्रा वृतांत पढ़ते हैं तो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनको हम जल्दी से जोड़ लेते हैं, नॉर्मल चीज़ों को जोड़ लेते हैं, लेकिन यात्रा वृतांत को इतनी आसानी से नहीं जोड़ सकते। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति नए जगह पर गया है तो वहाँ की परिस्थितियों, वहाँ के नामों, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों से वो परिचित नहीं होते। वहाँ कैसा मौसम था, वहाँ पहाड़ है, वहाँ नदी है, वहाँ समुद्र है, क्या है, इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये सभी चीज़ें प्राकृतिक होती हैं और इन प्राकृतिक चीज़ों से व्यक्ति जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते। तो और अगर नॉर्मल चीज़ें हैं जिनको हम लोग देखते रहते हैं तो उनको आसानी से हम लिख सकते हैं। तो यात्रा वृतांत में यही अंतर है कि अगर हम लोग
अगर लेखक कहीं यात्रा वृतांत पर गए हैं तो उनको वहाँ पर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या क्या किए, वहाँ पर क्या था, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी थीं, इनके बारे में लिखना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आपको पता चल गया कि लेखक को जाना कहाँ था और कहाँ से कहाँ वो पहुँच गए और कितनी समस्याओं को पार करते हुए वह आगे बढ़े थे। तो चलिए बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और अगर बुक और कॉपी न लिए हों तो जल्दी से ले लें ताकि आपके पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और आप सभी बच्चे समस्त कक्षाएं अपने निर्धारित समय पर अटेंड करते रहें और सभी वीडियो देखें और नोट्स देखें, नोट्स बनाते चलें ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल सके। ठीक है, और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अब आज के लिए बस इतना ही। आज आपका ये पाठ 2 राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृतांत ल्हासा की ओर खत्म होता है। आप सब इसे अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा और याद कीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न बनेंगे। चलिए, धन्यवाद।